हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट नंबर 5 और इसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, मतलब कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हम पढ़ने वाले हैं आज, और इसमें हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक। तो पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन से मिलकर जो यौगिक कार्बन से मिलकर के कोई यौगिक बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कोई भी कार्बन परमाणु से मिलकर कोई यदि यौगिक बनता है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यहाँ पर उनका कार्बनिक यौगिक का नामकरण आज हम सीखने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, तो इनका हम नामकरण करना सीखेंगे आज। किस तरीके से कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है यह आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब यहाँ हम जानेंगे IUPAC पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के नियम। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि IUPAC क्या है। IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि आपका जो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ जो है, आपका शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ जो है वो आपका IUPAC है। इसमें इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नाम देने में हमें सहायता प्रदान होती है, और इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिसकी वजह से हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड यानी यौगिक का हम जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, वो कर सकते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का। इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन नियमों को सीखेंगे और किस तरीके से नामकरण किया जाता है ये आज हम जानने वाले हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ पर एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं, एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण जब हम करते हैं तो उनके साथ हाइड्रोकार्बन जो होता है उसके साथ हम क्रियात्मक समूह के नाम को जोड़कर लिखते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। इसलिए इनके साथ जब हम इनका नामकरण करेंगे तो इनके साथ हम इनके क्रियात्मक समूह का भी नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानिए एलिफेटिक यौगिक क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी है एलिफेटिक यौगिक क्या है। जो एक मतलब कि विवर्त श्रृंखला में होते हैं उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं, और यहाँ पर उनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, उसके हाइड्रोकार्बन है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बंध बनते हैं उन्हें की जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उनके साथ हम क्रियात्मक समूह, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है वो उसको जोड़ करके लिखते हैं, जोड़कर लिखते हैं। तो क्रियात्मक समूह मैंने बताया क्या होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये दोनों चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बताई हुई है। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो आप देख लीजिए, फिर ये जब समझेंगे तो और आसान होगा। वैसे तो मैं यहाँ पर सभी चीजें क्लियर करते हुए चल ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेटिक में जब करेंगे तो हाइड्रोकार्बन के साथ आप उनके क्रियात्मक समूह का नाम भी लिखेंगे जोड़ करके। तो बाद में फिर दूसरा इसमें जो दिया गया नियम वो IUPAC पद्धति के अनुसार, इसके अनुसार जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम निम्नलिखित भाग होते हैं, मतलब कि जो भी आपका कार्बनिक यौगिक है उसके कितने नाम होते हैं IUPAC पद्धति के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। कितने नाम होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स, पूर्व लग्न पहला इसका भाग है आपका। IUPAC नाम का जो कार्बनिक यौगिक का आप नाम करेंगे उसमें पहला नाम बताया गया, मतलब पहला बताया गया है कि पूर्व लग्न, प्रीफिक्स लगाते हैं। पहला भाग उसका नामकरण का पहला भाग है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। फिर है दूसरा शब्दमूल, वर्ड रूट। बाद में है आपका प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। बाद में फिर द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। फिर
आपका इस इतने से आप किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये चीजें आपको दे दी गई, इतनी चीजें दे दी गई कि नाम लिखने के लिए आपको इन सभी चीजों का यूज करके आपको किसी का नाम लिखना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, आपको यहाँ पर उन चीजों को किस तरीके से, मतलब पहले किसको लिखेंगे, शब्दमूल पहले लिख देंगे या पूर्व लग्न पहले लिखेंगे। इसका एक नियम बनाया गया कि सबसे पहले किसको लिखेंगे फिर उसके बाद किसको लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे पहले यौगिक का अगर नाम लिखना है हमें तो सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, उसमें आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि ये पूर्व लग्न क्या होते हैं, शब्दमूल क्या है, और फिर प्राथमिक अनुलग्न क्या है, फिर द्वितीयक अनुलग्न क्या है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूं, पहले आप देख लीजिए। अगर किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पूर्व लग्न। दूसरे बार जब दूसरा कुछ लिखना है तो उसमें लिखेंगे शब्दमूल। सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लग्न, प्लस में जोड़ देंगे उसमें मूल शब्द, उसमें भी जोड़ देंगे प्राथमिक अनुलग्न, उसमें जोड़ देंगे द्वितीयक अनुलग्न। तो अब इन चीजों को हम जानने वाले हैं कि पूर्व लग्न क्या होता है। तो अब हम शुरू करेंगे पूर्व लग्न क्या है और पूर्व लग्न किसे कहते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, किन चीजों के नाम लिखते हैं इसमें, तो वो अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए लिख देता हूं मैं पूर्व लग्न यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स क्या है। पूर्व लग्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स क्या है और वो किस तरीके से लिखते हैं और इसमें किन चीजों के नाम जो हमें लिखना है उसमें हम पूर्व लग्न में किन चीजों के नाम लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे वो पूरी तरीके से हम जानने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो पता है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो सबसे पहले उसमें जो है हम लिखेंगे पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न में अब हम देख लेते हैं किस तरीके से इसमें लिखा जाता है पूर्व लग्न का नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल। सबसे पहले आप समझिए कि पार्श्व श्रृंखला क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की खुली चेन होती है और जो आपका एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन है उसमें जो है आपका कार्बन जो परमाणु होते हैं मतलब यौगिक होते हैं उनकी जो चेन होती है वो बंद चेन होती है और इसमें खुली चेन होती है। एलिफेटिक में खुली चेन जो होती है उसको ही यहाँ पर कहा गया है पार्श्व श्रृंखला। तो उसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। फिर आपको है एल्किल समूह। अब आपको एल्किल समूह जो है वो समझना है। एल्किल समूह को ही R से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल समूह आपको पहचानना है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने मीथेन का वो संरचना जो थी वो मैंने संरचना बनाना भी बताया है और उसका सूत्र जो होता है वो भी मैं बता चुका हूँ CH4। तो C मेथ था तो M मतलब कि C एक है, फिर N है तो एकल बंध द्वारा पूरा हो रहा है। वो हम इसके अगले टॉपिक में देखने वाले हैं किस तरीके से इनका नाम देते हैं क्योंकि ये नाम पर बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए मेथेन में CH4 होता है और एथेन में C2H6 होता है। तो अगर ये भी एक एल्किल समूह है मतलब ये एल्केन है, अगर ये भी एक H को निकाल देते हैं तो ये एल्किल समूह बन जाएंगे। ये एक एल्केन है, ये भी एल्केन है। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2 यानी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर है तो वो कौन से हो जाएंगे एल्केन। यहाँ पर इसमें से अगर हम एक H को हटा देते हैं, एक H को यानी हाइड्रोजन परमाणु को अगर इस यौगिक से हम हटा देते हैं तो ये एल्किल समूह में बदल जाता है। जैसे कि CH3 अगर एक H इसमें से हटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं C ये 4 बॉन्ड बनाता है, H से बना हुआ था, ठीक है। तो अगर एक H हम हटा देंगे तो यहाँ पर एक जो बंध था आपका वो खाली रह जाएगा। तो CH3 और एक बंध इस तरीके से जब दिखा देंगे हम तो ये हो जाएगा एल्किल समूह। और इसी तरीके से अगर इसमें से एक H हटा देते हैं, इसमें से एक H हटा दे तो हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर एक बंध खाली हो जाएगा जिसे हम कहेंगे एल्किल समूह। ये हो जाएगा एथिल, ये हो जाएगा मेथिल। जो एल्केन तो हो जाएगा मेथेन मतलब मेथेन था, ये हो जाएगा मेथिल, और ये एथेन था तो ये हो जाएगा एथिल।
इस तरीके से आपका एल्किल समूह जो है बनते हैं। एल्किल समूह यही होते हैं, आपके किसी भी पार्श्व श्रृंखला में जुड़े होते हैं अगर, तो इनका नाम लिखने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, पूर्व लग्न का। इनका अगर नाम लिखना होता है तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल और इसका लिखेंगे एथिल। तो यहाँ पर आप एल्किल समूह समझ चुके हैं और इसको R से डिनोट करते हैं, मतलब कि R से इसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो इसको R से हम दिखाएंगे कि ये एल्किल समूह है। यहाँ पर आपको R दिखाया गया है, इसमें मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर आपका ये परमाणु या परमाणुओं के समूह यानी कि एल्किल समूह, या फिर अगर कोई पार्श्व श्रृंखला है उसमें कोई एल्किल समूह जुड़ा हो या परमाणु या कोई परमाणुओं का समूह जुड़ा हो, तो जैसे कि फ्लोरो यानी कि एक बंध खाली है, इसमें क्या जो फ्लोरीन होता है उसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए ये एक बंध बनाता है, किसी भी अन्य परमाणु से एक बंध बना करके ये अपना अष्टक पूरा करता है। तो इसके पास एक बंध जो खाली है वो किसी भी कार्बनिक परमाणु में जुड़ करके, कार्बनिक यौगिक में जुड़ करके ये एक जो है पूर्व लग्न का निर्माण कर लेगा। ये मतलब पूर्व लग्न की स्थान पर ये लग जाएगा। तो पूर्व लग्न जब लग जाएगा तब इसका नाम क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो इसको इससे डिनोट करेंगे। किसी कार्बनिक श्रृंखला में अगर इसको डिनोट मतलब प्रदर्शित करना होगा, दिखाना होगा, तो एक मतलब ऐसे खाली बॉन्ड और F ऐसे लगाकर इसको दिखाएंगे। इसी तरीके से हम क्लोरो को दिखाएंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक बंध बनाता है। तो क्लोरीन के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम क्लोरीन को कार्बनिक यौगिक में इस तरीके से Cl लगाकर के दिखा देते हैं, एक बंध बना देते हैं, जैसे कि हमने फ्लोरीन में दिखाया। उसी तरीके से हमको क्लोरीन में भी एक बंध लगा करके अगर उसका हम नाम लिखते हैं तो क्लोरीन ना लिख करके हम फ्लोरो लिखते हैं। जैसे मतलब फ्लोरीन ना लिख करके फ्लोरो लिख देते हैं, वैसे ही क्लोरीन को क्लोरीन ना लिख करके हम फ्लोरो लिखते हैं। पूर्व लग्न के स्थान पर जब हम नाम लिखते हैं इसका, तब हम इसको फ्लोरो नाम से लिखते हैं, क्लोरो नाम से लिखते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो। तो इस तरीके से हम क्लोरो लिख देते हैं और बाद में फिर ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखते हैं। ब्रोमीन में भी उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये भी 17वें ग्रुप के ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये चारों जो भी आपके परमाणु हैं ये चारों 17वें ग्रुप में हैं। इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये अपना अष्टक पूरा कर सके। और इसीलिए ये अपना जो एक बंध बनाते हैं वो इसी एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये एक बंध बना करके किसी भी समूह में जुड़ जाते हैं, कार्बनिक समूह में, और ये पूर्व लग्न का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रोमो Br इस तरीके से एकल बंध द्वारा Br जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से आयोडो एकल बंध द्वारा I को जोड़ दिया जाता है। फिर नाइट्रो एकल बंध द्वारा NO2 को जोड़ दिया जाता है इसी तरीके से, और इसको नाइट्रो लिखते हैं। NO2 अगर जुड़ रहा है तो इसको नाइट्रो लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट एक आता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में आपका जो है एक तरफ आपका खाली बंध है जिसमें O जुड़ा है, एक तरफ O जुड़ा है और एक तरफ खाली है यानी कि इसमें कोई भी एक कार्बनिक यौगिक जुड़ेगा। और यहाँ पर जो आप R देख रहे हैं ये वही एक एल्किल ग्रुप है जिसमें एक H की कमी है, जिससे कि ये एक बंध किसी अन्य परमाणु से बनाएगा या फिर यौगिक से बनाएगा। तो ये जो R है वो आपके ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है और अपनी संयोजकता को पूरा करता है, 2 बंध बना करके, क्योंकि इसके अष्टक पूरा करने में इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके, तो इसीलिए ये 2 बंध बना करके अपना संयोजकता को पूरी करता है। तो एक बंध तो इधर खाली है और एक तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप कोई भी एक जुड़ा है। और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से दिखा भी दे रहा हूँ कि O में आपका डबल एक तरफ ये ऐसे बनता है और एक तरफ आपका जो R जुड़ा है, यहाँ पर आप जैसे मेथिल है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका ये एल्किल ग्रुप, ये एक एल्किल ग्रुप है और ये इसमें जुड़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि ऑक्सीजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। फिर जब इसका हम नाम देते हैं तो इसको कहते हैं एल्कोक्सी, यानी कि यहाँ पर मेथिल है तो इसके साथ यहाँ पर
मेथॉक्सी इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर इधर भी जो भी कार्बनिक यौगिक आपका जुड़ा होगा उसका भी इधर नाम लिखेंगे, मतलब कि दोनों का मिक्स करके नाम लिखेंगे, वो आगे हम सीखने वाले हैं। यहाँ तक अभी हम यहाँ पर बता दिए कि ये आपका एल्किल ग्रुप है। फिर आपका इसके आदि के नाम के लिए मूल शब्द से पहले, मतलब ये जो इनके नाम होते हैं उनको हम मूल शब्द के पहले, मूल शब्द जो हमने सीखा था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम जब लिखेंगे तब उसमें क्या लिखना था, सबसे पहले पूर्वलग्न, दूसरे नंबर पे आपका शब्द मूल था। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मूल शब्द से पहले आपका इसका पूर्वलग्न का नाम लिखा जाता है। कार्बन श्रृंखला में इनका अंक, नंबर या लुकेंट बताते हुए लिखा जाता है, यानी कि ये किस कार्बन से जुड़े हैं। जो कार्बन की श्रृंखला होगी उसमें किस कार्बन से ये जो ग्रुप है पूर्वलग्न वाले आपके एल्किल ग्रुप या फिर ये सभी परमाणु जो आपके हैं और यहाँ पर समूह है परमाणुओं के, वो किस कार्बन से जुड़े हैं, उनका एड्रेस या फिर नंबर, कार्बन किस नंबर से जुड़े हैं उस नंबर, मतलब उस कार्बन का नंबर कौन सा है, मतलब पहला है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये कहां पर है इसको बताते हुए लिखा जाता है। फिर अब हम देखेंगे इसके बारे में कुछ नोट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये समूह क्रियात्मक समूह नहीं माने जाते, मतलब कि ये जो समूह है आपके ये कभी भी क्रियात्मक समूह नहीं माने जाते हैं, और तथा इनको सदैव पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है, मतलब कि इन्हें कभी भी मतलब कि क्रियात्मक समूह नहीं मान के हमेशा इनका जो प्रयोग होता है पूर्व लग्न के स्थान पर ही होता है। तो यहाँ पर और एक है, यदि एक से अधिक ऐसे समूह, ये जो समूह है ऐसे अगर एक से अधिक समूह उपस्थित हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है, यानी कि अगर एक से अधिक ऐसे जो परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह है या फिर एल्किल ग्रुप है जुड़ा हुआ, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसमें जब एक से अधिक उपस्थित हो किसी कार्बनिक श्रृंखला में तो उसको उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आता है, यानी कि उसमें उसका जो जिस लेटर से वो स्टार्ट हो रहा है, अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, वो अक्षर जो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे कौन सा अक्षर पहले आता है, उसके हिसाब से इनका नंबरिंग, यानी कि उसी संख्या एवं स्थिति के अनुसार लिखते हैं। उसी की संख्या यानी कि जहां पर वो लगा है कार्बन चैन में वहीं पर वो संख्या तो वही रहेगी, लेकिन इसका लिखेंगे जो ये पहले लिखेंगे। और अगर ये पहले आपका जो चैन है कार्बन श्रृंखला, तो उसमें अगर ये पहले आ रहा है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का पहले अक्षर मिल जा रहा है, तो उधर से हम स्टार्ट करते हैं उसकी नंबरिंग भी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे समूह उपस्थित हों तो इनके लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले देखेंगे कि कौन पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और उसे उसी संख्या एवं स्थिति के अनुसार हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, तो आपको इनमें से अगर तीनों आपको जुड़े मिल गए किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ब्रोमो लिखना पड़ेगा। तो ब्रोमो क्योंकि सबसे पहले आपका इसी का आ रहा है नाम, बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से क्लोरो, फिर एफ से आपका फ्लोरीन। ऐसे अगर नाम आपके एकदम से उसमें आ जाते हैं किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, तो आपको सबसे पहले ब्रोमो का लिखेंगे, फिर क्लोरो का, फिर फ्लोरो का। इस तरीके से आपको नंबरिंग जो करना होता है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, और अगर ये कार्बनिक श्रृंखला में पहले पड़ जा रहा है तो इसका नंबरिंग उस मतलब ये जहां पर भी है नंबरिंग सेम रहेगा, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको इसका जो लिखने का क्रम है उस क्रम में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका पूर्व लग्न जो है इसका टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, आशा करता हूं। तो अभी तक अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे कुछ सपोर्ट मिले और मोटिवेशन भी मिले, जिससे कि आपके अगले आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आते रहें। और यहाँ पर आपको अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शब्दमूल। तो शब्दमूल क्या है और किसे कहते हैं और इसे कैसे लिखते हैं, ये सब हम अब आगे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे पूर्व लग्न के बाद शब्दमूल। तो शब्दमूल यानी वर्ड रूट, यह कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है।
यानी कि कार्बन परमाणुओं की जो मुख्य श्रृंखला है, कार्बनिक यौगिक की जो मुख्य श्रृंखला है, उसमें जो कार्बन के परमाणु है उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। वर्ड रूट क्या करता है कि कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है उसको प्रदर्शित कौन करता है? आपका शब्दमूल। तो यह कार्बनिक यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये आपके कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, कितने कार्बन है, उसको प्रदर्शित करता है। इस तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। यदि मुख्य श्रृंखला में कुल 2 कार्बन है, अगर कोई मुख्य श्रृंखला है उसमें कुल 2 कार्बन है, तो उसके लिए शब्दमूल जो वर्ड रूट होगा आपका 8 होगा। ऐसे ही आपको दिखाया गया है C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए, C4 के लिए, C5, C6, C7, 8 तक आपको दिखाया गया है यहाँ पर। लेकिन इसके आगे भी होते हैं, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप C1 के लिए मैथ का यूज करते हैं। C1 अगर कहीं भी कार्बन परमाणु 1 है तो वहां पर अगर C1 है तो उसके लिए मैथ, जैसे कि आपने संरचना में मैंने बताया था मेथेन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते थे उसमें मेथेन में। और यहाँ पर मेथ, वहां का जो मेथेन एन था वो अब आगे आप सीखेंगे एन किस तरीके से लग रहा है, लेकिन उसका आप आधा नाम ढूंढ चुके हैं यहाँ पर मेथ कि मेथ ये कहां से आ रहा था। शब्दमूल ये जो है आपका, ये आपकी कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि कितनी भी लंबी आपकी चेन हो, कितने भी कार्बन की लंबी चेन हो आपके पास, उसमें आपको सबसे पहले कितने कार्बन है उसको कौन प्रदर्शित करेगा? आपका शब्दमूल। तो पूर्व लग्न के बाद जस्ट बाद यानी तुरंत बाद कौन लिखा जाता है? शब्दमूल। तो यानी कि आगे भी इसके जो होते हैं नाम शब्दमूल के आगे भी चलते जाते हैं और ये बहुत लंबी चैनल तक बनाए जाते हैं। और इस तरीके से आपको शब्दमूल पता चल चुका है। शब्दमूल किसे कहते हैं? शब्दमूल यानी कि वो चीज जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रकट करे, वो क्या है? शब्दमूल। तो शब्दमूल किसे कहते हैं आप जान चुके हैं, और शब्दमूल किस प्रकार लिखा जाता है ये भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस तरीके से नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है और वो किस तरीके से लिखा जाता है और उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ये सब हम अब सीखने वाले हैं प्राथमिक अनुलग्न में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्व लग्न के बाद शब्दमूल हो गया, पूर्व लग्न हो गया, उसके बाद शब्दमूल, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। अब हम प्राथमिक अनुलग्न पढ़ेंगे। तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है और किस लिए लगता है और इसके जरिए किस चीज का नाम देते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है यह कार्बनिक यौगिक की प्रकृति जो है उसको प्रदर्शित करता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक जो है उसकी प्रकृति को ये प्रकट करेगा। ये कैसी उसकी प्रकृति है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है, ये आपको बताएगा। तो यहाँ पर लिखा है अर्थात यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त। यदि यौगिक असंतृप्त है यानी कि ये बताएगा कि यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त है, तो ये बताएगा। फिर अगर आपका यौगिक जो है वो असंतृप्त है तो उसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध, यानी इसमें कितने बंध द्वारा कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी हो रही है उसके माध्यम से इसमें नाम दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण भी दिया गया है, यदि सभी कार्बन परमाणु जो है एकल बंध से जुड़े हों तो शब्दमूल के साथ एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब जितने भी कार्बन परमाणु हैं आपके कार्बनिक यौगिक में, अगर सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हैं तो उसमें शब्दमूल जो होता है वर्ड रूट उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण दिया गया है C1 के लिए। C1 यानी मेथ, C1 वर्ड रूट आपने पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया कि C1 के लिए मेथ का प्रयोग करेंगे। तो C1 के लिए मेथ प्लस एन, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अगर पूरी उसकी संयोजकता हो रही है तो मेथेन की हमेशा सिंगल बॉन्ड से संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर इसलिए मेथ के साथ एन का प्रयोग करके हम मेथेन प्राप्त करते हैं, मेथेन बन जाता है। और यहाँ पर इसी तरीके से C2 के लिए
एथ, C2 के लिए एथ हो गया, एथ है आपका शब्दमूल, और जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है वो एन है। तो एथ के साथ एन जब मिला तब एथेन हो गया। इस तरीके से आपका ये जो कार्बनिक यौगिक है उनका नाम बढ़ता जा रहा है, और आपका नाम जो पूरा हो रहा है, पूरी तरीके से आप नाम सीखते जा रहे हैं किस तरीके से आपका नाम लिखा जाता है कार्बनिक यौगिकों का। तो दूसरा आपका दिया गया है, यदि कोई दो या दो से अधिक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हों तो शब्द मूल के साथ द्विबंध के लिए ईन और त्रिबंध के लिए आयन का जोड़ देते हैं। यानी कि यदि कोई दो या दो से अधिक कार्बन, यानी कि अगर कोई आपके पास कार्बनिक यौगिक है उसमें दो या दो से अधिक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से अगर जुड़े हैं, तो अगर द्विबंध से जुड़े हैं तो उसके लिए ईन का प्रयोग करेंगे, अगर त्रिबंध से जुड़े हैं तो उसके लिए आयन का प्रयोग करेंगे। उसको आप उदाहरण से देखिए तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर दिया गया है द्विबंध है तो C2 के लिए एथ के साथ ईन जोड़ देंगे। अगर C जो कार्बन कार्बन परमाणु हैं वो द्विबंध से जुड़े हैं तो उसमें एथ के साथ हम ईन जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2 के लिए एथ प्लस ईन तो एथीन हो जाता है। तो इसका संरचना किस तरीके से बन रहा है वो भी आपको दिखाया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से आपकी ये संरचना होती है, इसको खोलकर भी आप बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए और उसमें से समझ लीजिए किस तरीके से संरचना बनाई जाती है। और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले भी वीडियो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर आपको C3 के लिए प्रोप प्लस ईन, प्रोप C3 के लिए हम शब्दमूल जो यूज करते हैं वो प्रोप यूज करते हैं, प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर C3 के लिए प्रोप लिखेंगे। उसके बाद जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है तो प्रोप के बाद हम क्या लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से उसकी संयोजकता पूरी हो रही है तो ईन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रोप प्लस ईन प्रोपीन हो जाता है। तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड से CH फिर डबल बॉन्ड से CH जुड़ा है, यहाँ पर आपका CH2 होगा, CH2, तब इसकी संयोजकता पूरी हो रही होगी। तो किस तरीके से यहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी होगी CH2। तो आप देख सकते हैं CH3 फिर सिंगल बॉन्ड से CH फिर डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से इसकी पूरी संयोजकता हो जाती है। और यहाँ पर हमें प्रोपीन का एक सूत्र प्राप्त होता है और नाम भी इसका हम प्रोपीन का नाम रखना जान चुके हैं। और इस तरीके से इसका लिखा जाता है किस तरीके से ये प्रोपीन है, इसको हम सूत्र द्वारा किस तरीके से निरूपित करेंगे वो इस तरीके से दिखाया गया है। फिर त्रिबंध में हम सीख लेते हैं किस तरीके से त्रिबंध का उपयोग करेंगे। त्रिबंध में हम प्राथमिक अनुलग्न का किस तरीके से उपयोग करेंगे। तो अगर उसमें C2 है यानी दो कार्बन परमाणु हैं और उनकी संयोजकता जो है त्रिबंध से यानी कि तीन बंध लगा करके उनकी संयोजकता पूरी हो रही है, तो उनके लिए नाम हम किस तरीके से लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न का। तो यहाँ पर एथ यानी C2 है तो उसके लिए एथ वो शब्दमूल हो गया, और प्लस जो आपका प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स है वो आइन लगेगा। अगर तीन बंध से उसकी संयोजकता पूरी हो रही है तो इसलिए एथाइन हो जाएगा। और इसका यहाँ पर आपको संरचना सूत्र भी दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर C3 के लिए प्रोप का इस्तेमाल करते हैं, ये हर जगह मैं बताता आया हूँ कि C3 के लिए प्रोप रहेगा। प्लस बाद में आपका तीन बंध है इसलिए आइन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपाइन। फिर C3CS जो है प्रोपाइन का आपका संरचना सूत्र और उसका नाम लिखना आप सीख चुके हैं। और आप प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करना, शब्दमूल का प्रयोग करना, और आपका सबसे पहले पूर्व लग्न जो था उसका भी आप प्रयोग करना सीख चुके हैं और उसका जान चुके हैं क्या होता है पूर्व लग्न, क्या होता है शब्दमूल और क्या होता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यानी कि वो जो कार्बनिक यौगिक की प्रकृति को प्रदर्शित करे वो आपका प्राथमिक अनुलग्न हो जाता है, प्राइमरी सफिक्स। तो इसके आगे हम अब सीखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या है और द्वितीयक अनुलग्न किसे कहते हैं, ये पूरी तरीके से उसमें क्या क्या द्वितीयक अनुलग्न में लिखते हैं, किन चीजों के अब नाम लिखेंगे, हमारे पास क्या चीजें अभी बची हैं जिनका हमें नाम लिखने के लिए द्वितीयक अनुलग्न का काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। तो अब हम उसको देखने वाले हैं, चलिए शुरू। अब हम देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या है सब कुछ अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है। यह यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो
ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है या मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रदर्शित करेगा यानी प्रेजेंट करेगा, तो यह यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञान कराता है हमें। तो ये जो है हमारा ये सेकेंडरी सफिक्स, ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह है आपके कार्बनिक यौगिक में, उसका ज्ञान कराएगा कि वो कौन सा आपका कार्बनिक जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा क्रियात्मक समूह है। और ये जो क्रियात्मक समूह है आईयूपीएसी पद्धति में सबसे अंत में, यानी कि ये जो आपका क्रियात्मक समूह है मुख्य क्रियात्मक समूह, उसको जो आईयूपीएसी पद्धति द्वारा निर्धारित है कि उसको सबसे अंत में लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे इसका नामकरण करते हैं तो उसको सबसे अंत में लिखा जाता है, लिखते हैं सबसे अंत में लिखते हैं। प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक विशेष नाम और सूत्र निर्धारित है। प्रत्येक जितने भी आपके ये जो है क्रियात्मक समूह सब के लिए एक विशेष नाम और सूत्र निर्धारित किया गया है आईयूपीएसी द्वारा, जिसे हम आपका कार्बनिक यौगिक में नामकरण करते समय हमें सहायता प्रदान होती है। तो इसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रकार है? यदि क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के भांति रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त हो, अगर कोई क्रियात्मक समूह है वो मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपका जो है वो किसी कार्बनिक यौगिक में प्रयुक्त हो रहा है रासायनिक क्रिया के लिए, तो यहाँ पर तो उन्हें द्वितीयक अनुलग्न के लिए निर्धारित नाम, जो उसके लिए द्वितीयक अनुलग्न के लिए निर्धारित नाम होगा उसके द्वारा हम व्यक्त करेंगे, इसको लिखेंगे। तो दूसरा क्या है? अब यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है। मुख्य है यानी कि कोई बिना भी मुख्य होगा, यानी कोई मुखिया नहीं भी होगा, ऐसे भी कोई होंगे क्रियात्मक समूह। एक मुख्य हो गया तो दूसरे सब जनता भी तो होगी, एक मुखिया है तो उसका सब जनता भी तो होगी। यहाँ पर एक मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और कौन से नहीं मुख्य क्रियात्मक समूह, यहाँ पर आप देखेंगे यदि किसी कार्बनिक यौगिक के में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यानी कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है आपके पास और उसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है, दो या दो से अधिक मान लीजिए, उसमें मतलब एक या एक से अधिक अगर उपस्थित है, एक से अधिक उपस्थित हैं, तो उनमें से केवल एक ही क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। यानी कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक आपके पास है उसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, लेकिन उसमें से आपका जो एक क्रियात्मक समूह एक ही, सिर्फ उसमें से केवल एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और बाकी आपका पूर्व लग्न में बदल जाएगा। वो क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो यहाँ पर आपका लिखा है मुख्य क्रियात्मक समूह को द्वितीयक अनुलग्न की भांति लिखा जाएगा। अगर केवल एक ही को, तो उनमें से अगर दो या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो उनमें से केवल एक ही क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह को द्वितीयक अनुलग्न की भांति लिखा जाता है, शेष को पूर्व लग्न में पूर्व लग्न द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि अगर दो से अधिक मतलब एक से अधिक आपके पास क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो एक का तो मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति आपको द्वितीयक अनुलग्न में उसका नाम लिखेंगे, और अगर उससे ज्यादा है तो उनके जब नाम हम लिखेंगे तो उसका नाम के लिए हमें पूर्व लग्न द्वारा दर्शाएंगे, उनका पूर्व लग्न में उनका नाम दर्शाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका द्वितीयक अनुलग्न भी खत्म होता है। अब इसके लिए हम एक चार्ट भी इसके लिए हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा मुख्य क्रियात्मक समूह, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ये कौन बनेगा मुख्य क्रियात्मक समूह। उसके लिए वरीयता श्रेणी दी गई है कि जो वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आपका क्रियात्मक समूह होगा वो उसका नाम मुख्य क्रियात्मक समूह में जाएगा, और जो नीचे के आपके क्रियात्मक समूह होंगे वो आपके पूर्व लग्न द्वारा दर्शाए जाएंगे। यानी कि अगर ऊपर का कोई आपका क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उसको तो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लिखेंगे, अगर कोई उसके नीचे का आ रहा है तो उसको आप पूर्व लग्न द्वारा दर्शाएंगे, और अगर अकेला कोई आ रहा है, अकेला उसमें से कोई आ रहा है तो उसको हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका द्वितीयक अनुलग्न कंप्लीट होता है, और इसकी वरीयता श्रेणी मैं अब दिखाने वाला हूं। इस तरीके से आप अब हम देखेंगे आईयूपीएसी प्रणाली में मुख्य क्रियात्मक समूह लिखने का वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम क्या है मुख्य क्रियात्मक समूह लिखने का, वो अब आप देख लीजिए। ये है क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम, किस तरीके से हम मतलब किसको सबसे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब कि सबसे
ऊपर किसको मुख्य क्रियात्मक समूह किसको मानेंगे? अगर मान लीजिए आपका एस्टर आ जाता है और कार्बोक्सिल अम्ल आ जाता है तो इसमें से किसको वरीयता देंगे? जो सबसे ऊपर है उनको आप मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। अगर मान लीजिए इनमें से कोई दो आ जाते हैं, आपके कोई दो किसी मुख्य क्रिया मतलब कि कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें कोई भी क्रियात्मक समूह दो आ जाते हैं, दो क्रियात्मक समूह, तो उसमें से कौन आपका मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा? तो उसके लिए आप देखेंगे इनमें से कौन ऊपर है। वो जो दो आपके क्रियात्मक समूह आपकी जो क्रियात्मक मतलब कि कार्बनिक यौगिक में दोनों क्रियात्मक समूह आए हैं वो कौन सा ऊपर है? जो ऊपर होगा वही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। मान लीजिए ये दोनों आए तो ऊपर ये है कार्बोक्सिल अम्ल, तो ये इसी को आपको वरीयता में इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देंगे और इसी को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको पूर्व लग्न फिर कर देंगे। तो पूर्व लग्न के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सबके पूर्व लग्न के नाम ये लिखें। अगर इनका नाम हमें पूर्व लग्न में लिखना पड़ता है तो इनके नाम ये हम लिखेंगे। अगर इनका आपको अनुलग्न के रूप में लिखना पड़ता है तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कार्बोक्सिल अम्ल के लिए जो क्रियात्मक समूह है वो एक बॉन्ड खाली है जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ने के लिए है और COOH। तो इस तरीके से ये आपका क्रियात्मक समूह है। और पूर्व लग्न क्या है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी इसका पूर्व लग्न होता है। अगर ये किसी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न के स्थान पर यूज होता है यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह के स्थान पर नहीं लगता है तो यहाँ पर पूर्व लग्न में जाएगा। तो पूर्व लग्न में अगर गया तो ये इसका नाम आएगा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी लिखेंगे। और यहाँ पर अगर अनुलग्न के रूप में इसको माना गया है, अनुलग्न रहेगा ये अगर, तो इसके लिए ओइक अम्ल लिखेंगे यानी कि ओइक एसिड, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर इसी तरीके से एस्टर का है तो COOR, आर क्या है? एल्किल समूह है उसी तरीके से, तो इसके लिए पूर्व लग्न जो होगा एल्किल कार्बोक्सी, फिर OH, इसके लिए अनुलग्न जो होगा वो OH। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ है जिनको आप अगर पढ़ लेंगे तो 100% इनसे क्वेश्चन आने ही वाला है। तो थोड़ा देर रुकिए और एकदम इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं कौन सा इसमें से है जो आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए सबको किसके लिए क्या लिखेंगे। देखिए एस्टर के लिए आप पूर्व लग्न अगर लिखते हैं तो एल्किल कार्बोक्सी लिखेंगे और यहाँ पर अनुलग्न OH लिख देंगे। और अगर हम सल्फोनिक अम्ल के लिए लिखते हैं यानी SO3H और सिंगल बॉन्ड खाली है, इसके लिए अगर पूर्व लग्न लिखते हैं तो सल्फो लिखेंगे और अनुलग्न लिखेंगे तो सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। और यहाँ पर एसिड हैलाइड है तो इसी तरीके से इन सब का है। और बाद में इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है ये आप लिख लीजिएगा और इसमें इंपॉर्टेंट जो है उनको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका पहला वाला जो है कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल आपका COOH कार्बोक्सी, पूर्व लग्न जिसका कार्बोक्सी है और अनुलग्न है ओइक एसिड, ओइक अम्ल। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और है यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसमें आपका CHO फार्मिल एल्डो, इसका पूर्व लग्न अगर पूर्व लग्न के स्थान पे अगर इसका उपयोग करते हैं तो इसके लिए हम फार्माइल या फिर एल्डो का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये आपका कार्बोक्सिल अम्ल और एल्डिहाइड आपका दोनों एक साथ किसी कार्बनिक यौगिक में आ जाता है तो आप इसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे कार्बोक्सिल अम्ल को और एल्डिहाइड को पूर्व लग्न। तो इसका पूर्व लग्न फार्माइल होता है जिसे आप एल्डो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अनुलग्न अल, इसका अगर अनुलग्न के रूप में इसको लिखेंगे तो अल लिखेंगे जिसको AL से इंग्लिश में लिखते हैं। और फिर यहाँ पर आपका मेन है फिर साइनाइड, साइनाइड में CN और इसका पूर्व लग्न है आपका साइनो और अनुलग्न जो है वो है नाइट्राइल। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीटोन तो C यहाँ पर डबल बॉन्ड खाली है, ये किसी भी मतलब कार्बनिक यौगिक में जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा जाके, या फिर एक बॉन्ड से इधर जुड़ जाएगी चैन, एक बॉन्ड से इधर चैन जुड़ जाएगी। इस तरीके से कार्बोक्सी ऑक्सो इसको लिखेंगे मतलब कि पूर्व लग्न इसका ऑक्सो या फिर कीटो लिखेंगे और जो अनुलग्न होगा वो आपका ओन लगेगा इसके लिए, कीटोन के लिए। इसी तरीके से अल्कोहल के लिए OH है, हाइड्रोक्सी इसका है आपका पूर्व लग्न और आपका अनुलग्न जो है वो अल है।
फिर इसी तरीके से एमीन है, एमीन के लिए जो आपका क्रियात्मक समूह है NH2, और इसी तरीके से पूर्वलग्न एमिनो और अनुलग्न एमीन। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है एल्डिहाइड CHO और अल। ये आप एकदम से रट लीजिए अच्छे से, और इसमें से साइनो और जिनका जिनका मैं इंग्लिश लिख दिया हूं अक्सर यहाँ पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर एक आप देख लीजिए एमीन, जिसका मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है, और यहाँ पर एक है साइनाइड, साइनाइड। ये आप इन दोनों को भी एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका जो क्रियात्मक समूह का है वरीयता श्रेणी खत्म होता है। और इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से देते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण अब हम इस हेडिंग में सीखेंगे, और उसके क्या नियम है, जटिल कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं, और ये सब हम अब पूरी तरीके से इसमें जानने वाले हैं। तो जटिल कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं, जिसमें कई सारी शाखाएं वगैरह, मतलब बहुत कठोर समझ लीजिए, बहुत ज्यादा यौगिकों का मिक्सचर जब हो जाता है तो वो जटिल कार्बनिक यौगिक हो जाता है। साधारण तो एक यौगिक बन गया उसमें हो गया, लेकिन जब कई यौगिक मिलके कोई एक यौगिक बन जाता है तो उसको जटिल कार्बनिक यौगिक कह देते हैं। और उसके नामकरण के कुछ नियम यहाँ पर IUPAC द्वारा दिए गए हैं, जो जिसमें पहला नियम आपका है कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किस तरीके से करते हैं, उसको हम पूरी तरीके से अच्छे से उदाहरण के तौर पे हम देखने वाले भी हैं और परिभाषा भी पढ़ने वाले हैं। और ये परिभाषाएं आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप उदाहरण करते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। बस एक बार आपको ये परिभाषाएं सुन लेना है, आखिर नियम होते क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। यानी कि जो भी आपका कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की चयन होगी उसको हम चुनेंगे। कौन सी है ये हम चुनेंगे। फिर श्रृंखला चुनने में यह सावधानी रखते हैं कि सभी पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न लिखने योग्य समूह श्रृंखला में जुड़े हों या नहीं, मतलब है या नहीं, उसके लिए अगर अनुलग्न और पूर्वलग्न लिखने योग्य सभी जो भी चीजें हैं आपकी जुड़े हैं कि नहीं। श्रृंखला चुनने में सावधानी रखते हैं कि सभी पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न लिखने योग्य समूह जो भी है, पूर्वलग्न और अनुलग्न लिखने योग्य समूह, वो आपके कार्बन श्रृंखला में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये हम इसमें आपके कार्बन की लंबी श्रृंखला के चयन में सावधानियां बरतते हैं। फिर आपका दूसरा नियम जो दिया गया है इसमें है मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा मुख्य, जैसा कि मैंने इस पिछले में बताया, जो अभी लिखा था उसमें बताया कि वरीयता श्रेणी। तो वरीयता श्रेणी में जो भी आपका क्रियात्मक समूह ऊपर आ रहा होगा उसको आप मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और जो नीचे आ रहा होगा उसको आप पूर्वलग्न के रूप में मानेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया भाई मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन। तो किस तरीके से हम चयन करेंगे ये हम सीखेंगे। तो क्रियात्मक समूहों की सारणी के अनुसार, यानी कि वरीयता श्रेणी के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। उसमें जो भी आपका ऊपर आएगा उसको मुख्य समूह क्रियात्मक समूह मानेंगे, और जो नीचे आएंगे उनको हम ऐसे ही पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे। फिर जब यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब इसका उपयोग करते हैं, मतलब कि ये तब हमको देखना पड़ेगा कि कौन मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, कौन आपका पूर्वलग्न में जाएगा। तो ये जब देखेंगे जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे हमारी कार्बन चेन में। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, इसमें कार्बन आप देख लीजिए कितने, सबसे पहले तो एक चेन आपको ये दिख रही है जिसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला की चेन आपको चुनना होता है। तो 5 ऐसे इस तरीके से अगर हम गिने तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे लंबी चेन जो होगी वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे लंबी चेन जो है ये आ जाता है। तो इस तरीके से लंबी चेन का चुनाव हो जाता है। फिर आपको देखना है नंबर, यानी कि नंबर किधर से देंगे आप इसको। नंबर आप मैंने अभी बताया था नंबर किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले आप नंबर किसको देंगे, जहां पर क्रियात्मक समूह आपका जुड़ा हुआ है वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लुकेंट बताएंगे। तो पहला कार्बन ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा, फिर छठवां, इस तरीके से आप नंबरिंग देंगे।
फिर आप देखेंगे ये जो आपका मेथिल ये CH3 है ना, इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमने पूर्व लग्न में देखा था कि CH3 को किस तरीके से लिखते हैं। तो एक बंध से CH3 अगर जुड़ा है तो उसका मेथिल लिखते हैं। और ये किस कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 4 चौथे कार्बन से जुड़ा है, तो 4 मेथिल। सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, तो पूर्व लग्न इसमें क्या है? 4 मेथिल, मेथिल है पूर्व लग्न, तो यहाँ पर 4 मेथिल इसका लोकेंट या नंबर बताते हुए लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 4 मेथिल। फिर आपका इसका जो वर्ड रूट यानी कि शब्द मूल बनेगा वो क्या बनेगा? तो 1 2 3 4 5 6 जितने आपकी कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी चेन में जितने कार्बन होते हैं उनके नाम पर जो आपका वर्ड रूट यानी शब्द मूल दिया गया है उसका आप लिखते हैं। तो इसके लिए 6 के लिए पहले तो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो हेक्स यहाँ पर इसका वर्ड रूट जो होगा 6 कार्बन है सबसे लंबी चेन में, इसलिए वर्ड रूट इसका शब्दमूल हो जाएगा हेक्स। तो हो गया 4 मेथिल हेक्स। फिर एन एकल बंध द्वारा सभी संयोजकताएं पूरी हो रही हैं, तो एन लग गया, तो हेक्स एन इस तरीके से हो जाता है 4 मेथिल हेक्सेन। फिर ऑल कहां से लगा? ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये आपका अनुलग्न के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अकेला ही क्रियात्मक समूह है, तो इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। द्वितीयक अनुलग्न में हमने पढ़ा था कि इसका नाम लिखेंगे अल। तो ये वरीयता श्रेणी में ये आपका था अल्कोहल में, तो इसमें जो आपका अनुलग्न था वो अल था, वही मैंने लिखा है यहाँ पर ऑल, अल नहीं ऑल रहेगा। तो 4 मेथिल हेक्सेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल ऑल हो जाता है। तो यहाँ पर इधर हिंदी में भी लिखा है 4 मेथिल हेक्सेनॉल। इस तरीके से आपका ये जो कार्बनिक यौगिक है उसका आप कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनना जान गए हैं। बाद में फिर आपको यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, यहाँ पर अगर 2 आपका पहले OH लगा है यानी कि अल्कोहल लगा है, और यहाँ पर मान लीजिए COOH यानी कार्बोक्सिल समूह भी लगा होता है, तो वरीयता श्रेणी में जो आपने देखा होगा सबसे पहले कार्बोक्सिल अम्ल था, तो अगर वो लगा होता तो उसको आप वरीयता में पहले देते, यानी कि जो आपका अनुलग्न होगा वो आपका ओइक अम्ल, ओइक एसिड आता, ओइक अम्ल आता, और ये जो आपका अल्कोहल है ये हाइड्रोक्सी, इसको आप पूर्व लग्न के रूप में लिख लेते। लेकिन यहाँ पर अकेला था इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। जब 2 या 2 से अधिक होंगे, मतलब 1 से अधिक जब होंगे क्रियात्मक समूह, तभी इसका चुनने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमें ऐसे ही लिख देना होता है। और तो इस तरीके से आपका ये पूरा होता है। फिर अब पढ़ते हैं इसका अगला नियम, तीसरा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब चलिए शुरू करते हैं। अब हम उदाहरण के साथ देखेंगे चयनित सबसे लंबी श्रृंखला में स्थित कार्बन परमाणुओं को संख्या प्रदान करना। यानी कि अब जो आपकी सबसे कार्बनिक जो चयनित कार्बनिक परमाणुओं की चयन है यानी कि श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला, चयनित सबसे लंबी श्रृंखला जो है आपके कार्बन परमाणुओं की, उसका जो नंबरिंग है यानी कि संख्या प्रदान करना, वो किस तरीके से उनको संख्या देंगे, तो वो अब हम देखने वाले हैं उदाहरण के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका इसका नियम होता है, अगर कोई क्रियात्मक समूह है, आपका कोई यौगिक है उसमें अगर क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका क्रियात्मक समूह लगा है। अगर क्रियात्मक समूह में आपका C यानी कार्बन परमाणु उपस्थित है तो वहां उसको पहला नंबर देंगे, नहीं तो उसके निकटतम यानी कि जो भी आपका क्रियात्मक समूह है उसके निकटतम जो भी आपका कार्बन परमाणु है उसको पहला नंबर दे करके आगे जो भी चयन में है आगे नंबरिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अल्कोहल ये लगा है OH, तो यहाँ पर अनुलग्न के रूप में ये लगाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अकेला यही अनुलग्न वो क्रियात्मक समूह में सबसे ऊपर है, यहाँ पर आता है क्योंकि एक ही क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा है इसलिए। तो यहाँ पर इसको एक बंध द्वारा इस CH2 से जोड़ा गया, यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 इसको दिया गया है, और बाद में फिर उसके बाद वाले को नंबर 2, उसी के क्रम में आगे जितने भी कार्बन है उनको आगे की नंबरिंग देते जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इधर नहीं आए हैं क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, लंबी चेन हमको देखनी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर अगर आएंगे तो 3 ही कार्बन होंगे, तो इसलिए सीधे चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 इस तरीके से सभी कार्बन को हम नंबरिंग दे देंगे। और ये आपका जो CH3 बच गया ये मेथिल ग्रुप यानी प्रतिस्थापक हो जाएगा, और प्रतिस्थापक को कहाँ लिखते हैं? पूर्व लग्न के स्थान पर, यानी कि जब आप यौगिक का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापक का नाम लिखेंगे यानी पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे।
फिर मूल शब्द लिखेंगे, फिर अनुलग्न लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर इसका मूल शब्द क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। मेन जो आपकी चेन जो कार्बन श्रृंखला की आपने चेन सेलेक्ट की है ना, तो उसमें क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी है उस पे आपका शब्दमूल डिपेंडेंट है, यानी निर्भर करता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है इसलिए मूल शब्द होगा ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिए। प्राथमिक अनुलग्न होगा एन, क्योंकि सभी जो आपकी संयोजकताएं सब एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न जो है एन होगा। अगर दो बंध द्वारा होती तो इन होती, इन लगा होता। अगर त्रिबंध से पूरी हो रही होती संयोजकताएं तो आइन लगा होता। तो यहाँ पर एकल बंध द्वारा सभी संयोजकताएं पूरी हो रही हैं तो एन लगा है। फिर द्वितीयक अनुलग्न यानी कि क्रियात्मक समूह आपका कौन सा लगा है वो बताना है। तो द्वितीयक अनुलग्न यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह जो है उसको बताना होता है द्वितीयक अनुलग्न में। यहाँ पर एक अल लगा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्यों लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर लुकेंट यानी कि नंबर बताते हुए इसको लिखा जाता है। तो एक आल, इसके OH के लिए क्या लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्न में आल लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रतिस्थापक आपका क्या है, पूर्वलग्न। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन से आप देखेंगे, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, नंबर आप देखते रहिए। दूसरे कार्बन से आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो 2 मेथिल कहाँ पर जुड़ा है, आपका एड्रेस बताते हुए आपको ये लिखना है प्रतिस्थापक का नाम। तो 2 मेथिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका लिख देंगे। अब लिखेंगे IUPAC नाम इस पूरे कंपाउंड का, यानी यौगिक का जो IUPAC नाम है वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या है आपका, पूर्व लग्न है, यहाँ पर पूर्व लग्न लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्व लग्न है 2 मेथिल। फिर आपका है, अब लिखेंगे शब्दमूल। तो शब्दमूल कहाँ पर है, शब्दमूल है ब्यूट। फिर एक आल यानी कि शब्दमूल के साथ, शब्दमूल के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, द्वितीयक प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पर क्या है, एन, इसलिए ब्यूटेन हो गया ना, ब्यूटेन, यहाँ तक हो गया। फिर आपका क्या, अब आया आपका द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या है, आल। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉल, इसको आप जब पूरा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। पहले ब्यूट, फिर एन, फिर आल, तो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से आपसे आपका ये नाम बन जाएगा। और आल जो लगा था, एक पे लगा था, इसलिए यहाँ पर एक लिख दिए। और ये जो आपका डैश खींचा हुआ दिख रहा है, ये डैश क्यों लगा है, जो नंबर लिखते हैं और ये शब्द लिखते हैं, शब्द और नंबर के बीच में हम लिखते हैं क्या, आपका डैश लगा देते हैं। इस तरीके से इसको लगा देते हैं, पाई खींच देते हैं। और बाद में फिर आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण है ये आपका CHO ग्रुप इधर जुड़ा है यहाँ पर, और इसको नंबरिंग 1 दे दी गई। ये क्या है, क्रियात्मक समूह। इसमें भी नंबरिंग सबसे पहले देखिए आप कहाँ से दी जाती है, जहां पर आपका क्रियात्मक समूह लगा है, मुख्य क्रियात्मक समूह, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और वहीं से यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर उसमें कार्बन परमाणु है तो उसको पहला नंबर देंगे, नहीं है तो आप उसके निकटतम कार्बन को पहला नंबर देंगे, जैसे यहाँ पर दिए थे। तो इस वाले में क्या, कार्बन इसी में है, यानी क्रियात्मक समूह में कार्बन हमारा उपस्थित है, तो पहला नंबर उसको दिए। बाद में उसके बाद कौन सा, दूसरा, ये आपका दूसरा जो कार्बन है, फिर तीसरा, इसी क्रम में आगे देते जाएंगे जितने भी कार्बन आपके पास उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर दूसरे पर आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और चौथे पे ब्रोमो यानी ब्रोमीन ग्रुप, ब्रोमीन जुड़ा है ये, तो इसको हो जाएगा ब्रोमो। इसका पूर्व लग्न जो होता है ब्रोमो होता है, तो 4 ब्रोमो लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए शब्दमूल जो है इसका 5 कार्बन की चेन है, सबसे लंबी चेन कौन सी है, 5 कार्बन की। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेंट लिख देंगे, शब्दमूल पेंट। प्राथमिक अनुलग्न इसका क्या होगा, प्राथमिक अनुलग्न, तो एन है, क्योंकि सभी संयोजकताएं इसकी एकल बंध से संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए एन लिख दिए। फिर द्वितीयक अनुलग्न क्या है, यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न यानी कि आपका क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो यहाँ पर अल है, और कोई है नहीं क्रियात्मक समूह, तो एक है कौन सा, अल, यानी कि ये इसका एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। और इसका जो आप द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं यहाँ पर अल लिखते हैं। अगर इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखना पड़ता तो एल्डो लिखते। और यहाँ पर प्रतिस्थापक क्या है, प्रतिस्थापक यानी कि पूर्व लग्न, 4 ब्रोमो है आपका, आपके पास 4 ब्रोमो है। अब देखिए 2 मेथिल आ गया और 4 ब्रोमो। अब इसको दोनों में से कौन पहले लिखेंगे,
नंबरिंग तो इसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि नंबरिंग सबसे कम जो मिलती है उसको वरीयता देते हैं। सबसे पहले तो नंबर किसको कम मिला वो पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब एक से अधिक आ गए, एक से अधिक आपका प्रतिस्थापक ग्रुप आ गए, तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला में जो देखेंगे सबसे पहले अक्षर आ रहा है उसका सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ब्रोमो यानी बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसलिए इसको 4 ब्रोमो, इसके लुकेंट यानी नंबर को बताते हुए हम इसका स्थान लिखेंगे। तो 4 ब्रोमो हो गया। फिर बाद में दूसरा प्रतिस्थापक ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है मेथिल, तो इस तरीके से 2 मेथिल लिख देते हैं। और यहाँ पर अब आप लिखेंगे आयुपेसी नाम, तो इसका आयुपेसी नाम क्या होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्व लग्न क्या होगा 4 ब्रोमो फिर 2 मेथिल। यहाँ पर आप देखिए पहले ये आपका अंक है, अंक के और जो शब्द है, अंक और शब्द के बीच में आपका एक स्लैश खिंचा हुआ है, पाई खिंचा हुआ है, और बाद में फिर शब्द और अंक के बीच में भी पाई खिंचा हुआ है, फिर अंक और शब्द के बीच में भी। इस तरीके से आपको लिखने का ये तरीका होता है कि इस तरीके से ही लिखेंगे। आईयूपीएसी ने यही हमें सजेस्ट किया, मतलब कि बताया है कि ये चीजें ही इनका यूज करेंगे, नाम लिखते समय इनका प्रयोग करेंगे। तो बाद में फिर दूसरा आपका क्या है प्रतिस्थापक ग्रुप मेथिल, तो इस तरीके से 2 मेथिल 4 ब्रोमो 2 मेथिल। फिर आपका शब्दमूल आता है, शब्दमूल क्या है पेंट, फिर प्राथमिक अनुलग्न तो क्या है एन, फिर द्वितीयक अनुलग्न अल, सीएचओ के लिए अल, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल। तो इस तरीके से पेंटेनल हो जाता है 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल। आशा करता हूं आपको ये दोनों उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या है, तो वो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतने देर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैं आगे की वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लाता रहूं। तो चलिए धन्यवाद, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।